कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए सर? जब आप ये कहें कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा तो होगा क्या कि आप 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, आउटकम 6 घंटे का होगा और 14 घंटे आप 14 महीने तक लगातार नहीं पढ़ सकते। कोटा जैसे एरिया में लगभग हर 1 से 1.5 हफ्ते में कोई ना कोई बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। बहन की शादी का क्या करेंगे, घर से माँ का फोन आ रहा है, माँ परेशान हो रही है, क्या करेंगे? और इनमें से अधिकांश मामलों में उनके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, वो तो यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका से बहुत सारे लोग इंडिया वापसी डिपोर्ट कर दिए गए, तो उनमें से एक मेरा स्टूडेंट था। मैं और डॉक्टर विकास देवीकीर्ति, हम लोग रूममेट, और वो उम्र कौन सी थी आप अंदाजा लगाइए, हम लोग अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं, तो वो ये समय है जब 17 से 20 साल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज मैं जिनसे बात करने जा रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं संभाल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं उस हस्ती से आज आपके सामने मुलाकात करा रहा हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर भारत में मैं किसी की बातों को बहुत सीरियसली लेता हूँ और उनसे समझता हूँ जीवन जीने के तरीके को, तो मैं आज आपसे मिलाने जा रहा हूँ विजेंद्र जी को। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर पहली बात, हम ठीक ठाक बैठे हैं ना? ये सवाल आजकल मुझसे लगातार जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है तो पूछा जाता है कि सर फॉर्मली बैठे हैं कि कैजुअली बैठे हैं। आप एकदम शानदार बैठे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताना कि मैंने जब अपने बच्चों को बताया, जो हमारे CSET के बच्चे पढ़ रहे हैं, कि ऐसे सर आ रहे हैं और मुझे सर से बात करनी है, तो क्या पूछा जाए, तो हर एक बच्चे का एक सवाल था कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए सर। क्योंकि UPSC की तैयारी ऐसी नहीं है जो 6 महीने में ख़त्म हो जाए या 1 साल में ख़त्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत लंबा समय लगता है। और ख़ासकर ये बात SSC वाले बच्चों के साथ भी, किसी भी कंपटीशन में आज के समय में अगर सर SSC में बात करें तो लगभग 90% से ज़्यादा कट ऑफ SSC में जाने लग रही है। तो अब शायद वो ज़माना नहीं है कि SSC जैसा एग्ज़ाम भी 6 महीने की तैयारी में निकल जाए। तो और मैंने ये सवाल बहुतों से पूछा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा किसी चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रह पाए। देखिए राकेश जी, ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल से जूझ रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस समय देश के तमाम युवाओं को ये सवाल परेशान करता है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो जैसा आपने कहा कि परीक्षाओं की में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो अब इतनी बढ़ गई है कि हर किस्म की परीक्षा जिसमें SSC मतलब वनडे एग्जामिनेशन भी शामिल है और सिविल सर्विसेज भी शामिल है, उसमें लगातार कंसिस्टेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ वजह भी है जो कि समाज से निकल कर आ रही है। वो ये है कि अब बच्चों की ज़िंदगी में इन जनरल भी कंसिस्टेंट होना एक दुर्लभ चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, ये रिश्तों के साथ हो रहा है, ये जिंदगी जीने के दूसरे पक्षों के साथ हो रहा है, परिवारों के साथ हो रहा है, तमाम चीज़ों के साथ हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी इन इटसेल्फ इट हैज़ बिकम अ रेयर कमोडिटी। ये एक परेशानी है जिस वजह से वे विद्यार्थी, और ख़ासतौर से अगर जब आप ये ट्रांजिशन की बात करते हैं ना कि एक SSC की परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, वह अगर UPSC की परीक्षा की दुनिया में जाएगा तो जिस चुनौती को सबसे ज़्यादा महसूस करेगा उसमें से एक कंसिस्टेंसी का मामला है। क्योंकि बहुत बार ये कहा गया कि वनडे एग्जामिनेशन 100 मीटर डैश की तरह होते हैं कि आपने अच्छे से तैयारी की और पूरी ताकत लगा के झोंक दिया अपने आप को और 6 महीने में 8 महीने में आपने निकाल लिया। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि अब ये मामला मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि SSC का भी जो साइज है, जो युवा जो कोशिश कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और UPSC में तो ये और भी ज़्यादा परेशान, क्योंकि UPSC को कहा गया कि 100 मीटर डैश नहीं है, मैराथन है, जिसमें कि लगातार। अब सवाल है कि इसको साधा कैसे। मेरा मानना है कि इसको साधने में जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि यू नीड टू हैव अ प्लान एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि प्लीज़ घंटे गिनने के हिसाब से मत पढ़िए। जब आप ये कहें कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा तो होगा क्या कि आप 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, आउटकम 6 घंटे का होगा और 14 घंटे आप 14 महीने तक लगातार नहीं पढ़ सकते। उसमें फिर बीच में ब्रेक आएंगे और वो ब्रेक हर बार आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। इसलिए यू नीड टू हैव अ प्लान, पहली बात, और ये प्लान रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। इसमें बेसिक बात है बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी चीज़ों को काट कर केवल तैयारी के नाम पर लगाते हैं, जिसमें कि आपने मान लीजिए माता पिता से बात करने को भी काट दिया, आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को काट दिया, जो चीज़ें ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं आपने उन सबको काट दिया और कहा कि मैं इन सबसे 12-15 घंटे निकाल लूँगा और मैं रोज़ पढ़ूंगा। ऐसा आप 2 दिन कर सकते हैं, ऐसा आप हफ्ते भर कर सकते हैं, ऐसा आप 10 दिन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए 8-8-8
जो कहा जाता है 8-8 घंटे के 3, मतलब आप 8 घंटे आराम कीजिए, आराम करने में सोना भी शामिल है और दूसरे आराम भी शामिल है। 8 घंटे आप काम कीजिए, आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई। आप पढ़ाई कीजिए और 8 घंटे आप अपना लेज़र रखिए, आप अपना वे चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है। इसमें दोस्तों से मिलना हो सकता है, इसमें कला हो सकती है, इसमें फिल्में हो सकती हैं, इसमें दूसरी तमाम चीज़। जब आपकी ज़िंदगी में संतुलन होगा तो ये कंसिस्टेंसी एक एडिशनल मांग नहीं होगी, ये जीवन के अंदर से उपज रही होगी। आप जैसे ना खेलने से आपको बेचैनी होती है, ऐसे ना पढ़ने से आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। तो 8 घंटे, और 8 घंटे पर्याप्त है। बाकी जो लोग ज्ञान देते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे, ईमानदारी की बात है कि 12 घंटे 14 घंटे मानवीय तरीका नहीं है 1.5 साल 2 साल के लिए। ये 6 महीने के लिए हो सकता है, परीक्षा से 1 हफ्ते पहले, परीक्षा से 1 महीने पहले आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से बैलेंस इज़ द की, बैलेंस ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी। अब सर मेरा अगला सवाल इसी चीज़ पे है कि एक वक्त था जब आप लोग पढ़ते थे, लेकिन उस समय बैलेंस करना शायद ज़्यादा आसान होता था आज की बजाय। कारण क्या है कि उस समय इतने हर्डल नहीं होते थे, है ना। उस समय ऐसे सोशल मीडिया टाइप कुछ एक्टिविटी नहीं होती थी जो आपको रोकता था आपके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। और वैसे मुझे नहीं पता उस समय की सिचुएशन, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आज के समय में युवा ओवर थिंक करने लग रहा है, जितना वो भटक जा रहा है चीज़ों से, जैसे आपने आज एक रणनीति बताई कि आप बैलेंस नीति अपनाएंगे तो ही सक्सेस मिलेगी, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो भी नहीं बनेगी बात। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको दिखता है कि कोई एक दूसरा आदमी है और वो एक दूसरी स्ट्रेटजी बता रहा है, और वो दूसरा आदमी मान लीजिए यूपीएससी टॉपर हुआ और या एसएससी टॉपर हुआ, और उसने कहा कि मैं तो, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे सोता हूँ, मैं 20 घंटे देश के लिए काम करता हूँ। तो फिर आदमी ये सोचता है कि यार कामयाबी के लिए तो 20 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो है क्या कि उस समय में और आज के समय में शायद भटकाव की चीज़ों की संख्या कई गुना बढ़ी होंगी, ऐसा मुझे लगता है ना। और उस समय में और आज के समय में एक फ़र्क ये भी आया है कि आपके जो संस्कार उस समय रहते थे और आज के समय में जो संस्कार बच्चों को मिलने लग रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस आया है ना। और कहीं ना कहीं बच्चा अपने कैरियर को लेके, कंपटीशन को लेके कुछ इतना भी व्याकुल हो जाता है, जैसा आपने देखा होगा कोटा जैसे एरिया में लगभग हर 1 से 1.5 हफ्ते में कोई ना कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो कहीं ना कहीं हम ये तो कह ही सकते हैं कि आज के समय में उसके पास है ना कंपटीशन की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। तो बैलेंस रखें कैसे सर उस चीज़ को? राकेश जी, आप बहुत, मतलब मुझे बल्कि खुशी है कि हम इन सारी गहरी चीज़ों पे बात और मैं इस सवाल को सर थोड़ा सा और कर रहा हूँ। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आप शांतचित्त मन होके पढ़िए शांति से, और मैं कह रहा हूँ कि सर जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसके चारों तरफ कोई ना कोई दरवाज़ा बार बार खटखटा रहा है, तो वहाँ शांत कैसे रखा जाए? और शांत नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इस मेटाफर को भी पकड़ पा रहा हूँ, पर पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब हम उस गहराई पर बात कर पा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से पॉडकास्ट में बातचीत होती है ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई रस्म अदायगी हो रही है। तो हम गहराई बात कर पा रहे हैं, इस बात के लिए खुशी है। और आपने जिन 2 सब चीज़ों को इसमें उठाया है, मैं दोनों को लेकर गंभीरता से मैंने इस पर विचार भी किया है, और मैंने अपने अपने वीडियोस में भी इस पर बात की, अपनी किताब में भी बात की। मैं इस चीज़ पर, जिन 2 चीज़ों को आप कह रहे हैं उसमें एक है डिस्ट्रैक्शन, अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया ने ज़िंदगी और मुश्किल बना दी है, क्योंकि अब ये जो खटखटाहट है कमरे के बाहर वाली, ये प्रतीक के तौर पर, रूपक के तौर पर समझें तो ज़िंदगी में लगातार हो रही है। कभी इंस्टाग्राम खटखटा रहा है, कभी फेसबुक खटखटा रहा है, कभी और इस तरह की चीज़ें, रील्स और वीडियोस खटखटा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन एक परेशानी, और जाहिर है कि व्यक्ति की ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें भी हैं। ये युवा लोग हैं, इनको रिलेशनशिप के इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको लगातार ये लग रहा है कि मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया तो जिस प्रिय के प्रति मेरा लगाव है कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसे ले जाए, और दूसरी तरह की चीज़ें। और दूसरा आपने इसमें इसी से जुड़ा हुआ इसका जो लॉजिकल कॉरोलरी है वो ये कि इससे व्यक्ति में ओवर थिंकिंग आ रही है। ओवर थिंकिंग से अगर शुरू करें तो हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग हमें कहाँ परेशान करती है। सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग का सीधा मतलब है कि हम हर मामले में वर्स्ट केस सिनेरियो को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पहली परेशानी क्या होगी? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो, राइट? आपने क्या सोचा? आपने वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा। यहाँ तक कि आप एक छोटा सा सवाल अगर करें कि मान लीजिए आज मैं आधा घंटा पढ़ना चाहता हूँ, या मैं आज आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहता हूँ,
तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कि उसको छोटी मोटी चीज़ सुनेंगे, आप उसका भी वर्स्ट केस सिनेरियो सोचेंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो आपको फिर उसके साथ एक तरह का जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो से एक फर्दर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, उससे और फर्दर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू स्टार्ट एंजॉइंग योर मिजरी। आप उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में अपनी इस दुर्दशा का आनंद लेने लगते हैं। आप और ज़्यादा बुरा सोच रहे होते हैं, और मन ही मन इस बात का एक आपके कोने में मन का एक छोटा हिस्सा है जो इसका आनंद ले रहा है कि आप सबसे बुरी परिस्थिति पर विचार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ज़िंदगी हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो से बहुत ज़्यादा सुंदर है। असल ज़िंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी आपके वर्स्ट केस सिनेरियो बुरे होते हैं। मतलब सिलेक्शन ना हो जाना भी इतना बुरा नहीं है जितना 1 साल तक लगातार ये सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो को अपनी ज़िंदगी की सोच का केंद्र बनाने की बजाय, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेस्ट केस सिनेरियो बनाइए, लेकिन कम से कम एवरेज पर तो आप रख सकते हैं ना कि ठीक है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर दूसरा, सोचना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोचकर क्या लाभ है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने एक किताब पढ़ी, द जॉय ऑफ कैंसर, अनूप कुमार की किताब है। ये कैंसर से प्रताड़ित व्यक्ति की, जैसे उसे कैंसर के बारे में पता लगता है, जाहिर है कि बाकी सब जो होता है मेडिकली वो तो होता ही है, उस व्यक्ति की मनोदशा बहुत बुरी हो जाती है। फिर वह उस पर विचार करता है, फाइनली वो इस कैंसर से बाहर निकल के आता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है। ये कहता है कि जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा, जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार और बच्चों का क्या होगा, तब मुझे लगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर उसमें विचार करने के बाद मैंने तय किया कि जिस चीज़ को मैं यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहकर कुछ कर नहीं सकता, इन एनी केस पैसे का इंतजाम मेरे परिवार के लोगों को ही करना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है ना, मैं तो मरीज़ हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो फिर उसके बारे में चिंता करने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने फिर उन चीज़ों को चुना जिन चीज़ों पर मेरा बस था, और फिर मैंने तय किया कि मैं उन चीज़ों पर विचार करूंगा जिन चीज़ों पर मेरा बस है, और बाकी चीज़ों को फिलहाल जिसे कहते हैं प्रवाह के लिए, फ्लो के लिए छोड़ दूँ। हमारे ये जो मुखर्जी नगर के बच्चे हैं, हमारे ये जो नेहरू विहार के बच्चे हैं, इनसे पूछो कि क्या सोचते हैं। आप तो टीचर हैं, आपको भी ये मौका मिलेगा। अधिकांश समय में सोच रहे होते हैं कि बहन की शादी का क्या करेंगे, घर से माँ का फ़ोन आ रहा है, माँ परेशान हो रही है, क्या करेंगे। उनके डिस्ट्रैक्शन में रोचक बात है, हम लोगों को, मुझे लगता था कि सोशल मीडिया सबसे ऊपर है। जब मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि उनके डिस्ट्रैक्शंस में फैमिली मैटर सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर, हैरानी की बात है। और इनमें से अधिकांश मामलों में उनके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, वो तो यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा करके ना तो वो उस सिचुएशन में कोई मदद कर रहे हैं, ना अपनी तैयारी में कोई मदद कर रहे हैं। जेन्युइन पॉइंट है सर, है ना। बजाय अपनी तैयारी में मदद करने, तो माई सजेशन टू डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स इज वरी अबाउट द थिंग्स यू कैन डू एनीथिंग अबाउट। बाकी चीज़ों को फिलहाल थोड़े समय के लिए स्थगित कर दीजिए। तो ओवर थिंकिंग में 2 चीज़ें हुई, पहला वर्स्ट केस सिनेरियो से नहीं सोचना है, और दूसरा उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हालांकि ये भी कहना आसान है, सोचना हमेशा हमारे नियंत्रण में होता नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जब आप, हमारे यहाँ कवरिंग फायर नाम की चीज़ होती है कि ये आप नहीं कर पा रहे तो इसको नहीं रोक पा रहे, तो अच्छा क्या है कि कोई दूसरी चीज़ सोचिए जिस चीज़ को सोचने से लाभ है, आप उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, उससे ओवर थिंकिंग बेटर होगी। डिस्ट्रैक्शंस के मामले में प्रायोरिटाइज कीजिए, वरीयताएँ बनाइए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। वरीयता के हिसाब से अगर चलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन थोड़े से कम दुखी करेंगे। हालांकि फिर से कह रहा हूँ, कमान खींच कर मत रहिए, आप मनुष्य हैं। आप ये मत कहिए कि आपने कमान खींच ली कि मैं तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक अच्छे कपड़े भी नहीं पहनूंगा, मैं तो किसी लड़की से बात या लड़के से बात भी नहीं करूँगा, मैं प्रेम नहीं करूँगा, मैं एक्स चीज़ नहीं करूँगा, वाई चीज़ नहीं। जब आप बहुत तेज़ कमान खींचते हैं तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पर हाँ, वरीयता क्लियर होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी फिलहाल मान लीजिए पढ़ाई है, तो ठीक है, वो 8 घंटे की पढ़ाई के साथ मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। बचे हुए समय में ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन कर लूँगा, माँ से बात कर लूँगा, घूमने चला जाऊँगा, कुछ खा पी लूँगा, और कुछ नहीं तो अगर मान लीजिए आर्थिक स्थिति ख़राब है तो ट्यूशन पढ़ा लूँगा 1 घंटा, जो कुछ भी ज़रूरत है वो कर लूँगा। तो मेरे ख्याल से वरीयताएँ इस मामले में हेल्पफुल होंगी। अच्छा सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जो आपने बुक का नाम लिया था, जॉय ऑफ कैंसर। हाँ,
तो सच बात ये है कि अगर आदमी उस रास्ते को एंजॉय करना स्टार्ट कर दे तो शायद वो जर्नी यादगार भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। और आज के समय में आप वाली बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस जर्नी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो उसको बर्डन बना ले रहा है। लेकिन अगर जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका से बहुत सारे लोग इंडिया वापसी डिपोर्ट कर दिए गए, तो उनमें से एक मेरा स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, तो उससे मेरी बात हुई और वो बड़ा मतलब परेशान था अपनी लाइफ को लेके। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि सर लगभग 60 लाख रुपए थे जो एजेंट को दिए मैंने, और तब मैं अमेरिका गया। और वो 60 लाख अरेंज कैसे हुए? वो अरेंज हुए अपने घर की सारी ज्वेलरी बेच के और घर की सारी ज़मीन बेच के मैं गया वहाँ पे। जब वहाँ गया तो चूँकि वहाँ पे भी सारे खर्चे ही हुए स्टार्टिंग में जब वो अंदर थे, जेल में थे। अब कहता है कि वहाँ से वापसी भेज दिया, तो अब लगभग मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो उसने कहा कि सर मैं अपने आप को बस ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि मेरे ज़िंदा रहने का फ़ायदा क्या है। हाँ, मुझे एक फ़ायदा ये दिख रहा है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो एटलीस्ट जो 40 लाख का कर्जा है वो कर्ज मांगने वाले नहीं आएंगे। तो उसके दर्द को जब मैंने बहुत गहराई से देखा तो मैंने ये देखा कि सेम ये दर्द हमारे बच्चे भी झेलते हैं। जैसे अब ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो वहाँ 1.5-2 लाख रुपए तो फीस है सर कोचिंग की। उसके बाद फिर बच्चे का रहना, आप खुद सोचिए सर कि आज के समय में एक बच्चा बुरे से बुरे हालत में भी रहेगा तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता 6-7 हज़ार रुपये से नीचे गुजारा कर पाएगा। और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ वो 5-5 साल बिताएगा और 1.5 लाख रुपए लेके आएगा। और देखिए हमारे जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली उसमें से 70% बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल गरीब तबके से आया हुआ है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो टेंशन हमेशा रहती है कि मैं किन परिस्थितियों को ख़त्म करके आया हूँ। अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो उन परिस्थितियों का दबाव उस पर हमेशा रहता है, और इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार सोचना इस चीज़ में कि अब वापसी जाने का रास्ता नहीं है तो क्या करा जाए। तो मुझे लगता है वो आप वाली बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने पॉजिटिविटी काउंट करनी पड़ेगी, उस नेगेटिव पॉइंट को ही केंद्र में रख के सारा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपने किताब लिखी, आज के समय में इतना समय देना किताब लिखना और इस डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना, क्या आप सच में इस समय बैलेंस वे में मोबाइल का यूज़ करते हैं या आप भी सोशल मीडिया पे टाइम ख़राब कर देते हैं हमारी तरह कभी? राकेश जी, आपने एक बहुत संवेदनशील शिक्षक की निशानी है जिन बातों को आप देख पा रहे हैं अपने विद्यार्थियों में, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आई बी कमिंग टू द मोबाइल थिंग ऑल्सो। लेकिन ये जो सवाल है अगर आप ध्यान से देखें कि बच्चे जब आते हैं किसी भी इस तरह के कदम लेते हैं तो जिसे हम बोलते हैं दे बर्न द ब्रिजेस, वो वापस जाने के रास्तों को लगभग जला देते हैं। ठीक है ना, उनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं बचता है। और ये इससे जो बाकी परेशानियाँ होती हैं वो तो आप महसूस कर सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम एक मेजर है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर ये अतिरिक्त बोझा है लगातार कि आपके पास वापस जाने की जगह नहीं है, आपने ज़मीन बेची थी, आपने कर्जा लिया था, या आपने घर वालों को उससे बहुत ज़्यादा उनसे सहायता ली है। और ये ऐसे है जैसे कि एक दौड़ चल रही है जिसमें कुछ बच्चों ने, कुछ धावकों ने अपने पीछे एक बैकपैक लाद रखा है जिसका अपना ही वजन 25 किलो है या 20 किलो है, और उनको दौड़ उससे उनके साथ करनी है जिनके पास ये बैकपैक नहीं है। तो बाकी जगह जो इसका नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इससे आपकी सफलता के रास्ते की में और बड़ी बाधा आ गई और आपके लिए और मुश्किल हो गया, क्योंकि आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हैं जिनके ऊपर ये वाला बोझा नहीं है। और ये एक परेशानी है। बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, इस बोझे को बोझे की तरह अपने ऊपर लाद कर चलने से, वो विक्रम और वेताल की तरह आपने एक वेताल लाद रखा है। बिल्कुल। वो वेताल आपको आपकी मंजिल तक भी नहीं पहुंचने दे रहा, तो दोहरा नुकसान हुआ। एक तो आपके ऊपर बोझा है और दूसरा आप उस वेताल को उतार नहीं पा रहे हैं। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी फिलहाल इस वेताल को उतार दीजिए। उतारें कैसे सर? उतारने का सीधा मतलब है कि देखिए थोड़ी सी बेशर्मी वाली बात है, लेकिन जो कुछ हो गया, पैसा खर्च हो चुका है, कर्जा लिया जा चुका है, सब कुछ इमीडिएटली उसका कुछ हो नहीं सकता, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचकर आप क्या अतिरिक्त उखाड़ लेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि फिलहाल उस पर विचार मत कीजिए, जो आपके हाथ में है फिलहाल उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पहली बात। नाउ कमिंग टू द मोबाइल थिंग, मतलब मैं ये दावा करूं कि मैं मोबाइल कम इस्तेमाल करता हूं, शायद सही नहीं होगा। हम लोग वे लोग हैं जिन लोगों ने हिंदी में सोशल मीडिया की शुरुआत की थी।
बिल्कुल। मतलब 2003 में जब पहली बार यूनिकोड आया था, तब से हम लोग, उस समय तो मोबाइल नहीं था, हम लोग उसको कंप्यूटर पे करते थे, लैपटॉप भी नहीं था, इनफैक्ट डेस्कटॉप पे करते थे, और तब से अब तक लगातार मैं उसमें शामिल रहा हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने कुछ जुडिशियस इस्तेमाल सीखा है, जिसमें से एक वो चीज़ें जो डेलीगेट की जा सकती हैं वो मैंने डेलीगेट कर दी। जैसे कुछ चीज़ें मैंने अपनी टीम को कहा है कि भाई ये काम अब आप करेंगे, ओके, मैं पोस्ट नहीं करूँगा, आप मुझे दिखा दीजिए कि सर जो आप वीडियो हो गया, आप एडिट करके दिखा दीजिए, और उसके बाद जब आ जाएगा तो मैं ओके कर दूँगा, आप उसे पोस्ट कर दीजिए। तो एक तो बड़ा स्क्रीन टाइम इससे कम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी सच है कि ये कुछ समय तो मेरा ये लेते हैं। लेकिन आपको ये भी समझो, मैं 50-55 साल का व्यक्ति हूँ, मेरे पास अतिरिक्त समय अगर थोड़ा सा बिगड़ भी जाएगा तो मेरा अपना ही कुछ आर्थिक नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ये युवाओं पर लागू नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय देने की, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी है। मेरी तो रिटायरमेंट में 5, 7, 8, 10 साल है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं उतना समय नहीं देता। मैंने कोशिश की है कि किसी भी तरह 3 घंटे से ज़्यादा समय मेरा स्क्रीन टाइम में ना हो। आइडियली विद्यार्थियों को इससे कम रखना चाहिए। अच्छा सर, एक आपने जैसे बुक लिखी, तो इस एज में आपके पास, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के साथ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम उम्र के वाले दोस्त हैं, जिनके साथ हम हर तरीके की बातें करते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। आपने बुक लिखी, इतना टाइम बुक में दिया, अपने आप को झोंका उस चीज़ को लिखने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बुक लिखते वक्त आपने, उसका पहला पॉइंट क्या था जब आपने बुक लिखी, कि ऐसा मतलब क्यों लिख रहे थे, उसके पीछे का रीज़न क्या था? और दूसरा ये कि आपको यूपीएससी, खासकर यूपीएससी वाले सेगमेंट की मैं बात करूँ तो हर एक बच्चा बहुत सीरियस सुनता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप प्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसे जो पीछे वाला सवाल था, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कंप्लेंट भी की कि कई बार हम इस परिस्थिति में खुद नहीं आए, हमें यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और मोटिवेटेड करके लाया गया। एग्जैक्टली, हम थे किसी और चीज़ में, हमारा माइंड था किसी और चीज़ में, लेकिन हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल रखे गए कि हम इस चीज़ में आए। तो मेरे 3 सवाल हैं सर। पहला ये कि आपने बुक लिखने से पहले क्या सोचा और कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट किया, और परिणाम क्या सोचा था कि इससे क्या हासिल होगा आपको, क्योंकि इसको मैं एग्जैक्टली बच्चों के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप इस उम्र में, जैसे आपने कहा कि मेरा अब ज़्यादा समय ख़राब होगा तो और क्या ही होगा, मेरे 5-7 साल रिटायरमेंट के बचे हुए हैं। आप इस समय अपनी लाइफ में कुछ मस्ती करते हैं नए यार दोस्तों के साथ, कभी फिल्म देखने जाते हैं, नहीं जाते हैं, मतलब अपने आप को एक ही लाइफ पे तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसा आदमी रुकेगा, वो चेंज करता रहेगा। तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करते हैं? और तीसरा ये कि आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम जैसे और आप जैसे, खासकर आप जैसे, हम जैसों को लोग उतना सीरियस नहीं सुनते जितना आप लोगों को सुनते हैं, कि कहीं ओवर मोटिवेट होके भी बच्चा इस लाइन में आ रहा है जो डिज़र्व नहीं कर रहा है, या जो उतना स्किलफुल नहीं है उस गवर्नमेंट जॉब के लिए वो आ रहा है, तो कहीं हम उन बच्चों के लिए गड्ढा तो नहीं खोदते जा रहे हैं? राकेश जी, फिर से मैं कहूँगा कि एक संवेदनशील शिक्षक ही इस तरीके से सोच सकता है, और आप इस बात को कह रहे हैं। यही वह कारण है जिस वजह से किताब भी लिखी गई है, और जो मेरी मुख्य चिंताओं में से है। देखिए, वे विद्यार्थी जो इस सरकारी नौकरियों की दोनों तरह, अब तो वनडे एग्ज़ाम की स्थिति भी वही है, एसएससी एग्जामिनेशन हो चाहे वो यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशन हो, इसमें आने वाले विद्यार्थियों में से अधिकांश का, और मैं ये आई एम सेइंग इट विद सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकांश विद्यार्थियों का यह अपना खुद का सपना नहीं होता। ये सपना एल्गोरिदम्स उस विद्यार्थी के मन में बोती हैं, सीड करती हैं। एल्गोरिथम्स कैसे सीड करते हैं? वही मान लीजिए आप विजन चौहान की रील देख रहे हैं, आपने थोड़ा सा रील ज़्यादा देख ली, एल्गोरिथम को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को ये रील्स, ये वीडियोस और दिखाए जा सकते हैं। एक, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, 50वां वीडियो देखते देखते आपको नहीं पता लगा कि आपका सपना बदल गया। गोल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपके मन में ये सपना आ गया कि मुझे भी आईएएस बनना चाहिए, जबकि ऐसा पहले अदरवाइज आपका इरादा नहीं था, ना आपकी सोशल कंडीशन ऐसी थी, ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी, ना आपकी ज़रूरत ऐसी थी, लेकिन इन वीडियोस, इन रील्स, इन शॉर्ट्स ने आपके मन में ये सपना बो दिया। और ये अकेली चीज़ के साथ नहीं हो रहा, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे के फैसले के साथ हो रहा है, आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे के फैसले के साथ हो रहा है, आपकी लाइफ चॉइसेस के साथ हो रहा है, आप कौन से जगह को खाने में पसंद करेंगे, या आपके रोमांटिक पार्टनर्स कौन होंगे,
पर्सनल लाइफ के फैसलों पे हो रहा है, आपके पॉलिटिकल लाइफ के फैसलों पर हो रहा है, आप किसे वोट डालेंगे, किसे वोट देंगे। आपको लगता है कि ये आपका इंडिपेंडेंट फैसला है, आइडियली इन्फ्लुएंस अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये अब आप फैसला नहीं कर रहे हैं, अब एल्गोरिथम्स ये फैसला कर रही हैं। इन एल्गोरिथम्स में हम आप जो हैं वो एक कंटेंट मात्र हैं, हमारा इस्तेमाल हो रहा है इन बच्चों को पर्टिकुलर दिशा में डालने से। और ये वो गिल्ट है जिस गिल्ट ने मुझे मजबूर किया कि विद्यार्थियों को ये बात बताई जाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी एक बुरी चीज़ है, एक बार भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस की नौकरी बुरी चीज़ है, इसका सपना नहीं लेना चाहिए। कोई इस रिपब्लिक में, इस गणतंत्र में हर किसी को ये हक होना चाहिए कि वो अपने सपने को परस्यू कर सके। और ये सपना आईएएस बनना भी हो सकता है, ये सपना एक इंस्पेक्टर बनना भी हो सकता है, ये सपना कांस्टेबल बनना भी हो सकता है, ये सपना अपना स्टार्टअप शुरू करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सपना आपका सपना होना चाहिए। ये सपना किसी और द्वारा आपके मन में, एल्गोरिथम द्वारा खास तौर से बो दिया गया नहीं होना चाहिए, ताकि आपसे आपके सपने लेने का हक तक छीन लिया जाए। फिर आपको क्या किया जाए, फिर आपको एक आइडियल टाइप दिखाया जाएगा कि देखिए एक अच्छा आईएएस ऑफिसर ऐसा होता है और आप इससे थोड़े से कम है, इसमें ये कमी है, और आइए हमारे पास आ जाइए, हम इस कमी को दूर कर देंगे। आपका सिलेक्शन हो जाए तो कह दिया जाएगा कि हमने कमी दूर कर दी थी इसलिए सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन ना हो तो कह दिया आप कमी दूर नहीं कर पाए थे इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दिस इज हाउ इंडस्ट्री इज वर्किंग, एंड दिस इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट कोचिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में शामिल है इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल कंटेंट की इंडस्ट्री। मैं इन तीनों का जो गठजोड़ या गिरोह बना है, मैं उससे थोड़ा सा विचलित इसलिए हुआ कि ये विद्यार्थी जो हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, मेरे ये विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी हैं। आप अपने शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों के लिए पहले सोचेंगे, ठीक है ना। इस कारण मुझे लगा कि मैं विद्यार्थियों को बताऊं पिछले 20-22 साल में जो मैंने सीखा है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करना चाहते हैं तो अब उसका तरीका ये नहीं है कि केवल एक तरफ देखना है, यू नीड टू लुक अराउंड, क्योंकि अब ये एक सिस्टमिक चीज़ हो गई है। अब ये एक सिस्टम अप्रोच हो गई है कि आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पहले उसका सिस्टम समझ लीजिए कि कौन दूसरे लोग अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों का कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, क्या वो आपके साथ कंपेरेबल हैं कि नहीं हैं, अगर कंपेरेबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। इसी किस्म से दूसरी चीज़ें, क्योंकि परीक्षा भी बदल रही है, परीक्षा देने वाले लोगों की डेमोग्राफी भी बदल रही है। आप सोच के देखिए ना, जब सीसेट आया था तो अचानक हिंदी मीडियम में लगातार हल्ला मचा था कि नहीं देखिए अब तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे वगैरह। क्यों? क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है। आप सिस्टम चेंज होते समय अगर सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप इतिहास के कूड़ेदान में डाल दीजिए। इसलिए ये किताब भी यही सजेस्ट करती है कि सिस्टम्स अप्रोच होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे लेजर्स, मेरे व्यक्तिगत आनंद की बात है, एक तो आपने मेरी बहुत बुजुर्ग वाली छवि बना रखी है। दूसरा, आपने इस छवि में मान के चल रखा है कि जो मान लीजिए, मान भी लेते हैं थोड़ा सा सीनियर हो भी गया तो ये सीनियर वाले लोग बहुत बोरिंग ज़िंदगी जीते, ऐसा नहीं होता। बल्कि सच्चाई ये है कि जब आप मान लीजिए, आप अभी आपके शायद बच्चे थोड़े छोटे होंगे, आई एम श्योर, वो बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद आप पहली बार एक अलग फ्रीडम को एहसास करते हैं, आपकी एक जिम्मेदारियां खत्म होती हैं और ऐसे में आपके थोड़े बहुत विचलन भी अगर इधर उधर हो जा रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी बंद कर जी रहे थे, घरेलू सांसारिक तरीके से जी रहे थे। फिर आपने अब तय किया कि यार अब कितना बचा है, चलिए थोड़ा सा विचलन करते हैं, तो भी आपको आपके लिए एक्सेप्टेंस, थोड़ी एक तरह की फ्रीडम रहती है। तो यस, मैं एक इतना बोरिंग इंसान नहीं हूँ। और आपने ये भी सीखा कि हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, चैनल्स होते हैं। मेरे पास एक कॉलेज की ज़िंदगी है जिसमें मेरे पास शानदार दोस्त हैं, हाँ। एक पूरा इकोसिस्टम है, तो उनके साथ की चीज़ होती है। मेरे पास जाहिर है कि परिवार वाली चीज़ है ही, पत्नी है और पड़ोसी हैं। इसके अलावा मेरा एक एक्टिविज़म वाला फेस है, जिसे कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के एक्टिविज़म में शामिल रहता हूँ, जिसमें हम लोग नीतियों पर और जो टीचर्स एक्टिविज़म होता है उसमें हम लोग शामिल होते हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, अधिकतर हारते हैं, क्योंकि हमारी जैसी बातें लोगों को बहुत पसंद नहीं आती, लेकिन हम उस काम को करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मैं जेंडर पे काम करता हूँ, मैं कास्ट पे काम करता हूँ, इन एक्टिविज़म पर मैं काम करता हूँ, तो उसमें भी मैं शामिल होता हूँ। और ये सही है कि हम लोग हमेशा वो चुटकुले और फुलझड़ियों वाली ज़िंदगी, हम सारी ज़िंदगी नहीं जी सकते, लेकिन ये भी आनंदकारी चीज़ें हैं और इसमें मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। बल्कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, खासतौर से कॉलेजेस, IITs, NITs, इन सारी जगहों पे जाना भी एक पूरा काम हो गया है। साल में महीने में कम से कम 4 या 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाना, विद्यार्थियों से बात करना, वो भी अपना एक आनंद है, वो भी होता है। तो क्वाइट अ बिजी टाइम।
मेरा ये सवाल पूछने के पीछे रीज़न ये था, ये बच्चों का नहीं था, मेरा खुद का सवाल था, क्योंकि मैं देखता था आप जब इतनी गहरी बातें करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आदमी हमेशा पढ़ता ही रहता होगा, पढ़ता ही रहता होगा, ज़िंदगी में कुछ बचा है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और सिर्फ मतलब इतना डीपली रिसर्च में ही लगे रहते हैं। इसका ठीक विपरीत है। जिन बातों को मैं अधिकतर बोलता हूँ उनमें से कम बातें मैंने किताब से हासिल की है। किताब पढ़ना मुझे पसंद है। सर मैं जैसे ऐसे कहना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप मतलब बहुत बड़े शिक्षाविद हो और बच्चों की नज़र में, हम जैसे टीचरों की नज़र में बहुत बड़े हैं, कभी आप इस सोरा से बाहर आके भी अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं क्या सर? वी डू। आई मीन पता नहीं कि कैमरे पे ये बातें कहनी सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मैं और डॉक्टर विकास देवीकीर्ति हम लोग रूममेट थे, क्लासमेट थे, डिबेटिंग टीम की। तो आप सब, और वो उम्र कौन सी थी आप अंदाजा लगाइए, हम लोग अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं। तो वो ये समय है जब 17 से 20 साल के बीच में, तो दोस्त कैसी बातें करते होंगे, दोस्त किस किस्म की बातें करते होंगे। अब भी हम लोगों को जब मौका मिलता है तो हम, जब कोई कैमरा सामने ना हो और आसपास दूसरे लोग ना हो, तो हम लोग उसी गाली वाली भाषा में वापस जाते हैं। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा था सर, हम लोग उसी गाली वाली भाषा में बात करते हैं, और जो छेड़खानी हो सकती है, चुहल हो सकती है, वो करते हैं, और कभी कभी हाथ पांव भी चला लेते हैं और इस किस्म की चीज़ें करते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेटली अब ये ध्यान रखना पड़ता है। पहले क्या होता था कि इसके लिए आपको बाकायदा ध्यान रखना पड़ता है कि इवन जो हमारा, मान लीजिए विकास के साथ हम लोग हैं या मेरे साथ, तो हम लोगों की टीम के लोग भी आसपास ना हो, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। केवल परिवार के लोगों के सामने कभी कभी थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ चल जाती हैं, अदरवाइज हम लोग एकदम अकेले होते हैं तभी ऐसा करते हैं। कभी कभी तो हम लोग घर से निकल गए हैं, अब तो कुछ समय से नहीं हो पाया है, जिसमें हम लोगों ने गाड़ी उठाई और निकल गए और फिर बाहर जाकर एक दिन रह कर कहीं आ गए, घूम कर आ गए, ये सब भी किया है। बस मैं यही जानना चाह रहा था, और मैं अपना रोबोट तो नहीं है, मनुष्य है ना कि इतना पढ़े लिखों वाली बातें होती हैं और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन सिर्फ इसी दिशा में हो। पर ये जान के बहुत अच्छा लगा कि सर आप लोग मतलब मस्त रहते हैं, और कोई टाइम ऐसा भी आता है, चाहे वो 10 दिन में आया, 20 दिन में आया या 1 महीने में, जब आप इन सारे तंत्र से बाहर रह के बात करते हैं, कोशिश करते हैं। तब ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अब क्या होगा ना, आपने भी महसूस किया होगा या निश्चित तौर पे आपके साथ भी होगा, जब आपको लोग पहचानने लगते हैं तो आपकी प्राइवेसी वाला मामला भी थोड़ा सा गड़बड़ाता है। अब एयरपोर्ट पर हों या बाकी जगह हों, तो वो अब उस पैमाने पर नहीं, मतलब जैसे बहुत सारी छोटी सी चीज़ें, मैं वाकई ये चाहता हूँ, पता लोगों, मैं एक इंजीनियर था, मतलब इंजीनियर की, तो मुझे हार्डवेयर की दुकान पे जाके सामान लेना और उसके आधार पे अपने आप सामान को तैयार करना, ठीक करना पसंद है। इसलिए नहीं कि मैं मैकेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं काफ़ी समय से ये नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप हार्डवेयर की दुकान पे जाके देखें, ओ एक नया औजार आया है और आप उसे खरीद लें, वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आसपास के हार्डवेयर की दुकानों पे जब आप जाते हैं तो आपको सेल्फी देनी पड़ जाती है। अब सेल्फी देनी पड़ जाएगी तो आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। और आपकी लाइफ बिल्कुल अब बहुत अच्छे वे में जा रही है, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट जॉब में, मैडम भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और बहुत अच्छा जी रहे। तो मेरा उस सवाल के पीछे बस यही रीज़न था कि बाहर निकलते कि नहीं निकलते हो सोरा से। और ये बात भी बड़ी सच है कि बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, सोशल इमेज इतनी रहती है तो उसमें बचाना। एक सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यूपीएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसे आपने कहा कि कई बार बच्चों के सपने होते नहीं हैं लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो क्या राइट टाइम है कि बहुत बार क्या होता है कि ये कहना बड़ा आसान है लेकिन बच्चों को सपने वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी ना किसी को तो इन्फ्लुएंस करना ही पड़ता है, चाहे वो एक टीचर इन्फ्लुएंस कर रहा हो या कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंस कर रहा हो या पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हो या कोई मूवी बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रही हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंसिंग होती है, तभी वो उस चीज़ को सोचता है। तो आपके हिसाब से क्या राइट टाइम है सर, जिस समय हमें अपने बच्चों को या बच्चों की हॉबी पहचाननी चाहिए या उसके इंटरेस्ट पहचाननी चाहिए और उसके हिसाब से उसको तैयार करना चाहिए या उसके सपनों को धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए? जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा अगर वो आईएएस बनना चाहता है तो उसे कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ मिली होगी जिसको देख के वो आईएएस की तरफ प्रेरित हुआ होगा, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। लेकिन मैं एज ए पेरेंट्स उसको किस मोमेंट पे, किस टाइम पीरियड पे उसको उसकी रुचि पहचानूँ, क्या तरीका हो सकता है और किस समय पे उसको उस तरफ डाइवर्ट करूँ मैं? देखिए इसमें ना, इस सवाल में एक बहुत कंट्रोलिंग किस्म के पेरेंट्स की छवि दिमाग में बन रही है। ऐसा लग रहा है, और आपकी बात सही है कि बच्चा कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस लेगा ही और ले ही रहा होगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी मान लूँ कि मैं अपने बच्चे को प्लेट पे परोस कर उसका सपना दूंगा? क्या रादर देन गिविंग हिम और हर अ कॉन्क्रीट ड्रीम, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं केवल उसको एक रास्ता दे दूं और उसके बाद ये तय करने दूं उसे
करने दूं उसे, ना कि एल्गोरिथम्स को, ना कि वीडियोस को, ना कि शॉर्ट्स को, कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसे नौकरियों के सपने नहीं लेने चाहिए, वो भी ले सकता है, लेकिन उसका वो सपने उसके अपने होने चाहिए। तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट पहली बात तो उसके इन्फ्लुएंसेस पर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है। और एज अ पेरेंट चूँकि हमने थोड़ी सी ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है, तो हमारे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव है ये जानने का कि वो जो प्रभाव है वो सुरक्षित है कि नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि उसे इंसुलेट कर दीजिए, ये नहीं कह रहा कि उसका सोशल मीडिया बिल्कुल छीन लीजिए, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित है कि नहीं ये देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा ऐसी राह पे जा रहा हो जो राह आपको पसंद नहीं आएगी, बच्चे के लिए कष्टकारी हो। इतना कर सकते हैं। किस मूवमेंट पे तय करना चाहिए? देखिए, कॉन्क्रीट टर्म्स में बात करूं तो जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, मैं बार बार, मेरे पास कई बार तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है। मेरे पास मसलन परसों एक फ़ोन आया जिसमें एक बच्चे ने, एक पेरेंट ने कहा कि सर मेरा बच्चा 9वीं क्लास में है और मैंने उसे IAS बनाना है और मैं उसे किताबें ला रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या पढ़ाऊँ? सब कुछ तय कर रखा भाई ने, और 9th क्लास का बच्चा है। क्या 9th क्लास के बच्चे को एक IAS बनने का सपना लेना चाहिए? जरा सोच के देखिए ना। 9th क्लास के बच्चे या 8वीं क्लास के बच्चे के लिए IAS की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी आकर्षक चीज़ है जो उसे अट्रैक्ट कर सकती है? वो क्या है? एक अधिकारी है, एक बड़ी सी टेबल है, एक कुर्सी है जिस पे सफ़ेद तौलिया टंगा हुआ है, उस पर जाके उसे बैठना है और लेके फाइलों को साइन करना है। इसके प्रति एक 9वीं क्लास के बच्चे का आकर्षण कैसे हो सकता है? क्योंकि 9वीं क्लास के बच्चे का आकर्षण किस चीज़ में होगा? जिसमें कुछ मूवमेंट हो, जिसमें कुछ एक्टिविटी होगी, जिसमें कुछ सौंदर्य होगा। वो फुटबॉल खिलाड़ी से आकर्षित हो रहा है, समझ में आता है। वो एक्टर से प्रभावित हो रहा है, समझ में आता है। वो किसी रोबोटिक्स वाले व्यक्ति से, स्पेस वाले व्यक्ति से, फार्मूला 1 रेसिंग से, इन सब से अट्रैक्ट होगा, समझ में आता है। वो एक IAS से क्यों अट्रैक्ट होगा? इसका मतलब ये उसका सपना तो नहीं है। ये किसका सपना है? बाप का सपना है। बाप नहीं कर पाया, बाप का कोई दोस्त कर गया, इसलिए इसकी सजा इस बेचारे बच्चे को देनी पड़ी। सो दैट इज नॉट डन, दैट शुड नॉट बी डन। इसका क्या रोक सकते हैं? पूरी तरह तो नहीं रोक सकते, लेकिन 9th क्लास कम से कम वो समय नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेकेंड ईयर, इफ यू आर इन अ 3-year कोर्स, सेकेंड ईयर, इफ यू आर इन अ 4-year कोर्स, थर्ड ईयर should be the time when you are thinking about the UPSC, if at all is important. Nice sir. अभी पिछले दिनों इसी हफ्ते मैं NIT त्रिची में था। NIT त्रिची के कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर, फर्स्ट ईयर के बच्चे, कि सर हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम प्लेसमेंट में बैठें या UPSC की तैयारी करें। NIT त्रिची NITs में सबसे अच्छे NITs में से है। वहाँ पर सामान्यतः लगभग सारे लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, नौकरी मिल जाती है और अच्छी नौकरी मिलती है। कम से कम 12 लाख 15 लाख पर एनम का पैकेज मिनिमम है, अच्छा भी मिलता है। अब मैं उन बच्चों से, मैंने उनसे कहा, और इस बात को आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ, ये जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, ये अगर UPSC में कूद पड़ते हैं बजाय प्लेसमेंट के, तो जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी उसे कैलकुलेट कीजिए। इसे MDU रोहतक से नहीं कर सकते कि MDU रोहतक का बच्चा अगर तैयारी, मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कौन सा उसे प्लेसमेंट मिल रही है? तो ठीक है भैया, खाली बैठा, उससे अच्छा तैयारी कर ले, SSC की तैयारी कर ले, UPSC की तैयारी कर ले, समझ में आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज भी ऐसा नहीं है ना उसके घर में 20 लाख रुपए आ रहा था। लेकिन ये बच्चा जो कि 3 साल 4 साल तैयारी करेगा, 80 लाख 1 करोड़ रुपए का नुकसान इस चीज़ में सहेगा, और 4 साल 5 साल के बाद मान लीजिए वापस जाता है तो उसको सेम नौकरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए हर एक व्यक्ति का अलग समय होगा, अपने हिसाब से तय कीजिए। मेरा कहना यह है कि थर्ड ईयर अगर आप 4 साल के डिग्री कोर्स में हैं, सेकेंड ईयर अगर आप 3 साल के डिग्री कोर्स में, उससे पहले डोमेन नॉलेज की तैयारी मत कीजिए UPSC में। हाँ, ये कर सकते हैं आप, अखबार पढ़िए, अखबार पढ़ना अच्छी आदत है, इसमें क्या परेशानी है। आप करंट अफेयर्स पे नज़र रखिए, अच्छी आदत है, लेकिन फॉर्मली आप सिलेबस उठा के तैयारी करें, ये बिल्कुल मत कीजिए। ये आप शुरू कीजिए सेकेंड ईयर में अगर 3 साल के कोर्स में, थर्ड ईयर में अगर आप 4 साल के कोर्स में। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक है कि जिस गहराई की बातें आप लोग करते हो, कई बार आप लोगों को उसका विरोध भी झेलना पड़ता होगा, भयानक। तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? क्योंकि जैसे जैसे मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ, तो आप बातें बहुत गहराई में उठा ले जाते हैं और सामान्य आदमी के लिए सच में बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोगों को लगता है कि आप अपोज कर रहे हो हमारी जो हमें पसंद है चीज़। तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ ऐसी कोई घटना घटी हो कि जहाँ आप समझा रहे हो और सामने वाले ने खड़े होकर अपोज कर दिया हो कि नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप? लगातार होता है,
बहुत बार और उसका सामना आप कैसे कर रहे थे? देखिए, बहुत बार होता है, और ये कोई एक शिक्षक होने के नाते थैंकफुली मुझे बहुत शानदार शिक्षकों ने शिक्षण सिखाया, मतलब टीचिंग सिखाई। मैंने जो बीएड है CI नाम की जगह से की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, दिल्ली विश्वविद्यालय का। वहाँ पे प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, अनिल सतगोपाल थे, शानदार शिक्षक थे। उन्होंने ये बात समझाई कि जब आप संवाद में होते हैं तो हर व्यक्ति आपसे सहमत नहीं होगा। आपके अंदर वो हाजमा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं तो मेरे खिलाफ कोई कैसे बोल गया वाली स्थिति हो। और अब तो आप इस बात को समझिए, आप एक व्यक्ति हैं जो ये बात सोच रहे हैं, और ये जो सोच है ये कहाँ से आ रही है? ये सबसे पावरफुल जगहों से आ रही है, पॉलिटिकली पावरफुल जगहों से आ रही है, सोशली पावरफुल जगहों से आ रही है, टेक्नोलॉजिकली पावरफुल जगहों से आ रही है। सारी टेक्नोलॉजी चाहती है कि आप इस तंत्र में फंसे रहें, समाज चाहता है आप इस तंत्र में फंसे रहें जिसमें आपका परिवार शामिल है। तो जाहिर है कि बहुत बार ऐसा होता है। रोजाना की क्लास, रोजमर्रा क्लास, जब मैं उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो जेंडर में सबसे ज़्यादा होता है। मैं क्लास में जेंडर पढ़ाता हूं, और जेंडर जब आप पढ़ाते हैं तो आप जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा टकराते हैं वो है पेट्रियार्की। और पेट्रियार्की के जो एजेंट्स हैं वो हैं परिवार, धर्म, राज्य और शिक्षा। और ये चारों चीज़ें हमारे यहाँ सेक्रोसेंट मानी जाती हैं, पवित्र मानी जाती है। इन पर कोई सवाल ना उठाए। परिवार पे सवाल उठाने वाला तो मतलब समझ रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। धर्म पे परिवार सवाल उठाने वाला, उससे भी बुरा है। सरकार पे सवाल उठाने वाला, और शिक्षा को भी हमारे यहाँ बगुला माना जाता है कि एकदम सफ़ेद पंख वाला बगुला। हम क्लास में ये बताते हैं, मैं क्लास में ये बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कंडीशन करती हैं पेट्रियार्की के लिए। तो ये बच्चे खड़े हो जाते हैं कि सर बताइए, अब तो परिवार पे कह रहे हैं, मेरे पापा तो बहुत प्यारे हैं। ये सब बच्चों के मन में आता है, क्योंकि सब बच्चों के पापा ऐसा मेरे मन में आता है कई बार आपकी वीडियो देख के सर, कि मेरे पापा तो बहुत प्यारे, आप कह रहे हैं कि वो एजेंट्स ऑफ पेट्रियार्की हैं। मैं कहता हूँ इसकी वजह ये नहीं है कि आपके पापा बुरे हैं, मैं कह रहा हूँ पापा कितने भी अच्छे हो जाएं, अगर वो परिवार की भूमिका में हैं तो पेट्रियार्कल होना उनकी मजबूरी है। तो विद्यार्थियों से जब बात हो पाती है, कई बार वो बेचारे नाराज होकर चले जाते हैं। बड़े रोचक बात यह है कि जब फेयरवेल होती है, और यहाँ पे मैं बात को खत्म करूँगा, इस साल का मुझे नहीं पता क्योंकि इस साल अभी पढ़ाना शुरू किया, लेकिन लास्ट ईयर तक हमेशा हुआ। फेयरवेल होती है तो ये बच्चे लगभग रोते हुए पास में आते हैं। जैसे आप टीचर हैं, आप जानते हैं कि बच्चे इमोशनल होते हैं, और वो ये कहते हैं, और यहाँ खुशी नहीं है, दुख है, सुनिएगा। वो कहते हैं सर आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो बताओ बच्चे कैसे कर दी? कह रहे सर मस्त ज़िंदगी चल रही थी, सोचा हुआ था ग्रेजुएशन करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, मस्त ज़िंदगी जिएंगे। आपने इन सारी चीज़ों की असलियत दिखा दी। अब ना नौकरी के प्रति आकर्षण, ना शादी के प्रति आकर्षण, ना परिवार के प्रति आकर्षण, करना सब कुछ पड़ेगा क्योंकि बदल सकते नहीं सारे तो समाज को। तो आपने एक ऐसी सिचुएशन डाल दी कि हम अच्छे खासे सोए हुए थे, मस्त नींद आ रही थी, एक तो आपने जगा दिया, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेरे बदलने से ये सब बदलेगा नहीं। तो ये एक तरह का, पर दरअसल ये जगाना ही तो शिक्षक का काम है ना। सच बात। अगर हम नहीं जगाएंगे तो फिर हम में और एक अफीम की गोली में क्या अंतर रह गया? तो दैट्स व्हाई आई मीन, आपका कहना बिल्कुल सही है। लगभग हर साल हमें ये सुनना पड़ता है, बच्चों से सुनना पड़ता है। कई बार बच्चे गुस्सा भी होते हैं, और अचानक वो व्हाट्सएप वाले मैसेजेस वाले तरीके से हमसे काउंटर भी करते हैं कि वो तब क्यों नहीं बोले, तब तो औरंगजेब ऐसा करता था, तब तो ये था। ठीक है, बच्चों का सोचने का तरीका है, इट विल गो ऑन। तो आप सुन लेते हैं? सुनना पड़ेगा, बताने क्या करेंगे, बताइए, सर फोड़ दूं क्या किसी का? चलिए, ये बात सही है सर। आपसे बात करके मैंने भी बहुत सारे सवाल निकाले थे, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी नहीं पाया हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आपका ऑरा ऐसा है, और मेरे लिए तो आप मेरे टीचर हैं, तो मैं फिर भी हिम्मत करके कुछ पूछ पाया। सर अगर कहीं कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा। राकेश जी, आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और आई मस्ट से दैट आई एम फुल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द वे यू हैंडल योर टीम, और ये भी कि आप जिस तरीके से इस अपने उद्यम को चला रहे हैं। बहुत कम लोग उस एथिक्स के साथ इन चीज़ों को कर पाते हैं जिस तरह से आप करें। सो आई एम फुल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। थैंक यू। नमस्कार मेरे बच्चों।